हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके ओरिएंटेशन क्लास ऑफ एसे राइटिंग फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स। डियर एस्पिरेंट्स, एक चीज़ मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये लेक्चर लास्ट तक लेते हैं ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न करके जाने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिगिनर्स की, जो हमारे फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करने वाले हैं या स्टार्ट कर दी है, उनके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, हमारी डिस्कशन जो है ना, एग्जामिनर से स्टार्ट होगी और एग्जामिनर पर ही एंड होगी। अब बात कर लेते हैं इस ओरिएंटेशन क्लास का पर्पस क्या है। देखें, मेरे जितने भी एवेल्युएशन कोर्स चल रहे हैं या मेरे सेशंस चल रहे हैं या मेरी क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर कर रहा हूं, क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सारी चीज़ें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन डियर एस्पिरेंट्स, इन चीज़ों से पहले कुछ बेसिक रियलिटीज़ के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपल लैंग्वेज की, और कहा किसका जाता है, किसका नाम लिया जाता है, एग्जामिनर का नाम लिया जाता है। भाई, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी ऐसे के अंदर। लेकिन यहां पर सिंपल लैंग्वेज की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो की जाती है, इसकी वजह से फिर यहां पर बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। किसको? स्पेशली स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। देखिए एस्पिरेंट्स, ओरिएंटेशन क्लास के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, ग्रामर से लेकर स्ट्रक्चर तक, पूरी चीजें कि मैं बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, उन मिसकंसेप्शंस की जो स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। वन बाय वन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए, एग्जामिनर का जो है वो पर्पस क्या है। जो 12 सब्जेक्ट में देखा जाए तो ऐसे का पेपर उसने प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर। अब इस मकसद को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उसने ऐसे का पेपर ही फर्स्ट क्यों रखा है। अब इसके पर्पस को अंडरस्टैंड करने से पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसने जो यहां पर ऐसे का पेपर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। देखिए, बेसिकली एग्जामिनर का पर्पस क्या है कि उसने 12 सब्जेक्ट में से ऐसे का पेपर जो है वो उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बात की जाती है यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की। सेकंड अगर बात की जाए यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की आप कह सकते हैं। उसके बाद यहां पर इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं। लास्ट में अगर देखा जाए तो क्या रहेगा हमारे पास, एनालिसिस। ठीक है, अब ये चार चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर बहुत सारे इश्यूज एक बार इकट्ठे ही आ जाते हैं ऑफिस के अंदर आपके पास। तो अब आपने यहां पर
5 या 10 पेजेस के ऊपर आपने पूरे जो है इश्यूज को लिखना है। तो अब यहां पर आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपका एनालिसिस, आपका इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैंने यहां पर बात की थी कि आपकी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल वो क्या है, इंग्लिश है। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें यहां पर अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के अंदर बात जो की जाती है ना, मैं जो चीज की तरफ आने वाला हूं वो है सिंपल लैंग्वेज, जिसको यहां पर रॉन्ग इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि एग्जामिनर का एक्सपीरियंस कितना रहेगा, यहां पर 20 to 30 ईयर्स तक उसका एक्सपीरियंस रहेगा। अब यहां पर सिंपल लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं। अब इसके अंदर आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लेक्चर को अगर और भी खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, लेकिन हम लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को, ठीक है। तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज की तरफ आते हैं, जो मेन हमारा मुद्दा है, जो मेन हमारा टॉपिक यहां पर है। ओरिएंटेशन क्लास आगे है, पूरी चीजें मैं डिलीवर करूंगा कि बेसिकली मैं यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं जो हर बिगिनर्स को पता होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात की जाती है सिंपल लैंग्वेज की। तो अब मैंने जो एग्जामिनर का यहां पर एक्सपीरियंस लिखा है 20 to 30 ईयर्स, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब एक चीज आप बताएं, बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज की कि भाई एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट है। अब आपके एग्जामिनर की जो सिंपल लैंग्वेज है ना, उसका लेवल पता है कहां पर है, यहां पर खड़ा है। और हम किस सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं, हमारा लेवल यहां पर खड़ा है। तो यहां पर इतना वैक्यूम हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। आप एक यहां पर ना एग्जाम्पल के साथ मैं जरा आपको समझाता हूं। देखें, आप वर्ड यूज करते हैं यहां पर फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, फेवरेबल, लेकिन आपका एग्जामिनर जो सिंपल लैंग्वेज की बात करता है वो वर्ड क्या यूज करता है, कंड्यूसिव। क्या यूज करता है, कंड्यूसिव। तो आप एक चीज यहां पर अंडरस्टैंड करें कि आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और बात की जाती है यहां पर सिंपल लैंग्वेज की, तो क्या इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है? वैसे आप थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचें तो मे भी अगर हो सकता है ना, कि आपकी अगर एलोकेशन हो जाए फॉरेन सर्विस के अंदर, ठीक है, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मार्क्स लेते हैं, आपका मेरिट बनता है, आपकी एलोकेशन हो जाती, तो अब आपने तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज सीखी हुई है, लेकिन अब जब बाहर जाएंगे तो वहां पर तो एडवांस्ड इंग्लिश है। तो यहां पर जो एग्जामिनर की सिंपल लैंग्वेज है ना, वो यहां पर खड़ी है और हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है वो यहां पर है। जब एग्जामिनर बात करेगा ना सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसके पीछे उसके ईयर्स देखें कितने हैं, 20 to 30 ईयर्स जो है देखने को मिलते हैं। अब वो कह लें कि एक सेंटेंस अगर वो लिखता है ना सिंपल लैंग्वेज में भी, जो आम जो है कह लें कि स्टूडेंट उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी वो वर्ड यूज नहीं करेगा, लेकिन उसका एक सेंटेंस आप देखेंगे ना कितने लाइन के ऊपर जा सकता है, 4 to 5 लाइन्स के ऊपर जा सकता है। ये तो मैं कम बता रहा हूं, यहां पर पूरा पूरा पैराग्राफ आपका एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है, पूरा पैराग्राफ, पूरा लाइन्स। तो यहां पर जो है जो बात की जाती है ना सिंपल लैंग्वेज की, तो एक बात याद रखें, अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट से और काम करना चाहते हैं तो एक बात अपने पल्ले बांध लें कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे आगे दो राय नहीं है। और इंग्लिश हमारी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे एग्जाम्स के लिए। अब जो इसका पर्पस है ना, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज जो हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इसकी करते हैं उससे बाहर आ जाएं। आप देखिए 20,000 या कह लें कि 15,000 आपका एस्पिरेंट्स पेपर दे रहा है, आप कह लें कि यहां पर बी ऑनेस्ट होकर बताएं, वो सारे सिंपल लैंग्वेज लिखने वाले ही है ना, तो फिर क्यों उनमें से 300 या 400 पास होते हैं यार? आप तो बताएं इस चीज के बारे में बता पाएंगे? नहीं। यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि हमारी
इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर हम वाकई सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं तो, अगर आपकी प्रैक्टिकल चॉइस है तो। अब यहां पर बात करते हैं कि कुछ मेंटोर्स मेरे जैसे, मेरा नाम ले लें आप, ठीक है, कि यहां पर क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ मार्क्स। क्या होता है? डिवीजन ऑफ मार्क्स। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूं, देन मैं इसको जो है इसके साथ रिलेट करता हूं। देखें, डिवीजन ऑफ मार्क्स के अंदर क्या होता है बेसिकली यहां पर कि आपका जो ऐसे के मार्क्स है वो क्या होता है, यहां पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आपके ग्रामर के लिए 40 मार्क्स चाहिए, आपके स्ट्रक्चर के लिए 20 मार्क्स कर लें, उसके बाद आपका जो नॉलेज है उसके लिए जी 40 मार्क्स हैं। अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर 40 नंबर ग्रामर की बात की जा रही है, 20 नंबर आपके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, नॉलेज आपका 40 जो है यहां पर वो मार्क्स के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अब एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखें, आपने टॉपिक यहां पर जो है वो कह लें कि ब्रेक डाउन सही नहीं किया है, टॉपिक आपने सही ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो इसका मतलब यहां पर अगर देखें तो आपका नॉलेज वाला चट काम गया सारा। अब यहां पर इसके तो 60 मार्क्स बनते हैं या नहीं बनते, आपने इंग्लिश बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपके कोई भी कह ले कि यहां पर मिस्टेक्स नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर भी A1 है, ठीक है। तो अब यहां पर देखा जाए चले 60 मार्क्स नहीं देता तो यार 40 मार्क्स तो दे देना, वो भी क्यों नहीं देता। यहां पर जो यहां पर हम डिवीजन करते हैं ना मार्क्स की, वो कह ले कि ठीक है एग्जामिनर अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आपका टॉपिक को आपने सही से ब्रेक डाउन नहीं किया, डीकोड नहीं किया, डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया, और आप बात करते हैं यहां पर जो है वो कह ले कि मेरी इंग्लिश ग्रामर भी ठीक है और मेरा स्ट्रक्चर भी ठीक है और मुझे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते, आपको उड़ा देगा वो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने यहां पर मान लिया आपने टॉपिक सही ब्रेक डाउन कर लिया, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हैं उसके अंदर 4 to 5 मिस्टेक्स हो जाती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वहां पर हो सकता है आपको आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द कह लें कि यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ना पता चले, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या वो आपको पास कर देगा? इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी ग्रामर मिस्टेक ठीक है, आपका स्ट्रक्चर भी ठीक है, यहां पर आपने ब्रेक डाउन भी ठीक कर लिया, तो फिर वो आपको फेल पता है कहां पर करेगा? अंडर 40 पर करेगा। तो मुझे एक चीज यहां पर बताएं, ये जो डिवीजन की गई है मार्क्स, क्या ये ठीक है? होनी चाहिए ऐसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिवीजन ऑफ मार्क्स कुछ चीज नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज। अब एक चीज यहां पर बताएं मुझे, जहां पर आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, बी ऑनेस्ट होकर बताएं, जहां पर आपके यहां पर कह ले के आर्गुमेंटेशन जितनी भी वो आपकी खत्म हो जाती, तो आपके पास लैंग्वेज भी लिखने के लिए खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या लिखूं, वहां पर आप जो है कह ले के यहां पर स्टक होकर बैठ जाते हैं कि आप क्या लिखें, क्योंकि आइडियाज खत्म हो गए हैं। लैंग्वेज को बोलने के लिए, यूज करने के लिए क्या चाहिए? टॉपिक चाहिए, मुद्दा चाहिए कोई। अब आपके पास नॉलेज भी है, आपके कह लें कि यहां पर जितना भी कह लें कि मटेरियल भी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं आपके, आप एक अच्छी ओपिनियन भी दे सकते हैं, सारी चीजें हैं, और वो किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी लैंग्वेज के साथ। तो अब मुझे यहां पर बताएं कि लैंग्वेज क्या है? अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब आपके पास मुद्दा ही नहीं है तो लैंग्वेज भी आपकी खत्म, आइडियाज खत्म तो आपकी लैंग्वेज खत्म। अब ये सारी वो चीजें हैं, नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके ओपिनियन है, कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं? लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं। किसके जरिए किया जाता है? लैंग्वेज के जरिए प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब यहां पर एक और चीज भी सुन ले, और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं कहने वाला हूं। अब यहां पर जो डिवीजन करते हैं, मैं पता यहां पर क्या कहता हूं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ऐसा करें मेरा ग्रामर का कोर्स अलग से ज्वाइन कर लें, मेरे कह लें कि यहाँ पर पैराग्राफिंग का कोर्स चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर लें, ऐसे का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर लें, क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप प्रेसी लिखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मेरा वो भी कोर्स चल रहा है, आप वो भी ले सकते हैं, ट्रांसलेशन के लिए आप मेरा और कोर्स ले सकते हैं। तो आप मुझे बताएं
जो ऐसे का जो यहाँ पर पेपर है वो किसका है? लैंग्वेज का है, आपके नॉलेज का है। तो अब मुझे यहाँ पर बताएं कि पढ़ाना अपने ऐसे है और आप चीज़ें यहाँ पर सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्या ये करना बनती हैं? जब आप ऐसे पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज उसके अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप इस चीज़ का जवाब दें। यहाँ पर पता है क्या कहा जाता है जी, ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ना थोड़ी सी लैंग्वेज का पता होना चाहिए, लैंग्वेज के बारे में पहले थोड़ा काम करना चाहिए। नो डाउट करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो किसका पार्ट है? आप ये बताएं। ऐसे का पार्ट नहीं है? क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं जो आपसे यहां पर चार्ज कर रहा हूं और मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा? क्या मैं उसके लिए अलग से यहां पर कोर्स पढ़ाऊं? कोई लॉजिक बनता है इस चीज का? आप ये चीज बताएं मुझे। अब यहां पर दो और चीजें भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर बात की जाती है, आप मेरी बात ही करें और किसी की छोड़ दें। मैं आपको बोलता हूं यहां पर मिनी ऐसे लिखकर लेकर आए, मुझे मिनी ऐसे यहां पर चेक करवाएं। इसका मतलब है मैं आपके ब्रेन के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहा हूं। तो अब यहां पर जब हमने लिखना है मेन एग्जाम के अंदर ऐसे 100 मार्क्स का, और मैं आपको बोल रहा हूं आप मिनी ऐसे लिखकर चेक करवाएं, तो क्या यह कोई लॉजिक बनता है? आप बताएं, बनता है? अगर मेरी स्ट्रेटजीज, अगर मेरी यह टेक्निक्स इतनी ही स्ट्रांग है, तो मैं 1000 अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं या 500 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो उनमें से कितने पास होने चाहिए? आधे पास होने चाहिए। चले आधे भी नहीं होते यार, 1000 में से 100 बच्चा पास हो जाए, चले 500 में से 50 बच्चा पास हो जाए मेरा, अगर मेरी टेक्निक्स इतनी ही अच्छी है, वैलिड है तो। लेकिन पास कितने होते हैं यहां पर? 10 या 15। और ये 10 या 15 स्टूडेंट पता है कौन से पास होते हैं यहां पर? वो होते हैं जो इंट्रोडक्शन एक तरफ से पढ़ रहे होते हैं, पैराग्राफिंग एक तरफ से जो है वो सीख रहे होते हैं, ग्रामर एक तरफ से वो लर्न कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर आप बताएं कि मिनी ऐसे का कोई तुक बनता है यहां पर जो मैं स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं? इसका मतलब है मैंने तो लिमिटेशंस लगा दिए, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो चीज कहना चाहता हूं। उसके बाद सेकंड चीज पता है क्या आती है? मैं आपको बोलता हूं, आप मेरी एग्जांपल ही लें, किसी का नाम नहीं लेंगे, आप मेरी एग्जांपल ही ले लें। मैं आपको बोलता हूं यहां पर आप ऐसा करें, एक इंट्रो, 2 पैराग्राफ और एक कंक्लूजन मुझे पैराग्राफ लिखकर चेक करवा दे, मैं असेसमेंट कर दूंगा। अब यहां पर 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन है अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपके आइडियाज क्लियर हैं, आपने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, आप सिर्फ थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो देन आप चेक करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप बैगनर्स हैं और आपको काम करने की जरूरत है और मैं आपको बोलूं कि 2 पैराग्राफ और एक इंट्रो और एक कंक्लूजन लिखकर चेक करवाएं, तो इसका कोई लॉजिक बनता है? आपको तो लिखने की जरूरत है ना यार, आप तो मेरे पास एवेल्युएशन के लिए आए हैं। आप तो पूरा फुल फ्लज ऐसे मेरे टेबल के ऊपर लाकर रखें कि एमसी सर आपने ये फुल फ्लज ऐसे चेक करना है, क्योंकि मैं आपको जितनी देर तक लिखने का मौका नहीं दूंगा उतनी देर तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आप 2 पैराग्राफ की बात करते हैं, अब 2 पैराग्राफ यहां पर आप कौन सा पैराग्राफ लिखेंगे? अब ये भी तो डिपेंड करता है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला लिख रहे हैं, इश्यू बेस्ड लिख रहे हैं, या इंपैक्ट वाला लिख रहे हैं, या सजेशन वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब ये भी वेरी करता है यहां पर। तो अब यहां पर जो स्टूडेंट्स भी ब्लंडर करते हैं, भाई आप सीधा बोले कि आप चार्ज कर रहे हैं सर पूरा, तो आप हमारा जो ऐसे भी पूरा फुल फ्लज चेक करें, हमें डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं मिलती, वो देखने को नहीं मिलती, है ना? तो अब देखें, चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब यहां पर टीचर्स का कितना रोल रहेगा? यहां पर 10 to 20% रहेगा पढ़ाने का, हमारा रोल जो है ना। नो डाउट पाकिस्तान के जितने भी सीएसएस मेंटोर्स हैं अपनी जगह पर पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं जितना उनसे हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन देखें, हमारा 10 to 20% है, आपके यहां पर कितना जाएगा? 70 to 80% है, ऐसे ही है। तो अगर मैं यहां पर आपको लिखने का मौका नहीं दूंगा, आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा दूंगा,
तो फिर तो यहां पर जो कह लें कि यहां पर आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपकी जर्नी है, वो तो लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर कर पाए, आपको सेकंड में जाना पड़े। अब एक और चीज भी है यहां पर, मैं और चीज भी बता देता हूं, फिर हम ओरिएंटेशन क्लास की तरफ आते हैं। अब एक और चीज क्या है यहां पर, देखें यहां पर यह कहा जाता है, अब मेरे जैसा मेरा ही नाम ले लें कि एमसी सर ये बोलता है कि एक सही पैराग्राफ लिख कर दें, बजाय आप इसके कि यहां पर गलत पैराग्राफ लिख कर देते हैं। आप एक पैराग्राफ लिख कर दे दें, मोर देन इनफ है। अब मेरी बात सुने यहां पर, अब ये बात मैंने की थी ना, अब इसको साइड पर रखें, आप जो मैं कह रहा हूं उसको सुने। मैं कहता हूं आप एक सही पैराग्राफ लिखने की बजाय आप मुझे 10 पैराग्राफ गलत लिखकर मेरे टेबल के ऊपर लेकर आए। आपको मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आपने अपनी दिखानी है। आपने मुझे गलत काम लिखकर चेक करवाएं। गलत यह नहीं कि आप जानबूझकर गलत करें, जो भी माइंड में आ रहा है ना, जो भी माइंड में आ रहा है, जो भी माइंड में आ रहा है वो पेज के ऊपर उतारें। आप जो एक सही पैराग्राफ लिखकर आ रहे हैं मेरे पास, इसका मतलब जो आपकी गलतियां हैं, जो मिक्सचर बना पड़ा है, वो आपके ब्रेन के अंदर पड़ा है, वो तो निकला ही नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि एक गिलास का पानी है, अगर उसको उंडेल दिया जाए, सारा गिरा दिया जाए, तो वो खाली हो जाएगा। गंदा पानी है या जो भी है, मक्खी उसमें पड़ जाए, सारा पानी गिरा देते हैं, देन उसमें फ्रेश पानी क्या करते हैं, हम उस गिलास के अंदर भरते हैं पीने के लिए। तो इसी तरह यह, अगर आप 10 पैराग्राफ गलत लिखकर भी लेकर आते हैं, जानबूझकर नहीं, जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी आपका यहां पर मिक्सचर बना पड़ा है, जो गलतियां हैं, वो सारे पेज के ऊपर उतारें। देखें, अ पीस ऑफ पेपर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। आप 10 पैराग्राफ एक दिन में लिखेंगे और 10 दिन में आप 100 पैराग्राफ लिखेंगे, आप खुद को देखेंगे कि हम अब कहां पर फॉल कर रहे हैं। मुझे वो 10 गलत पैराग्राफ चाहिए ताकि मैं आपके ब्रेन को यहां पर साफ कर सकूं। वो जो कचरा भरा पड़ा है, जो यहां पर भूसा भरा पड़ा है, जो यहां पर मिक्सचर है, जो गलतियां हैं, वो मैं निकालना चाहता हूं बाहर, ताकि पीछे से क्लैरिटी आ सके चीजों की। तो अब यहां पर आप बताएं, क्या ये आप करेंगे? यहां पर आप 10 पैराग्राफ मुझे डेली के लिखकर चेक करवाएं। 10 दिन के बाद आप खुद बताएंगे कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। आप मेरे ना उस्ताद बने तो बात हो जाए। मैं सही कह रहा हूं यहां पर। तो जब भी लिखने बैठे ना, फियर निकाल दें, जितना हो सके डरना नहीं है। जो जहन में आ रहा है उसको उतार दें पेज के ऊपर, क्योंकि आपने मुझे इंप्रेस नहीं करना। हमारा टारगेट मेन एग्जाम है। आपने गलतियां मेरे सामने करनी है, मेन एग्जाम के अंदर गलतियां आपने नहीं करनी। मैं ये चाहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये डिलीवर करता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं यहां पर क्या चीजें कह रहा हूं। अब ये जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं ना, जितने भी हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, इनको इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, इंपॉर्टेंट जहां पर मैं चीजें यहां पर डिलीवर करता हूं अपने सेशन के अंदर। अब ओरिएंटेशन क्लास की बात करते हैं। ये हमारी बेसिक चीजें थी, तो आपको इनके बारे में पता होना जरूरी था। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, यहां पर हम मेन जो है अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, देखें यहां पर जो मैं ऐसे के अंदर पढ़ा रहा हूं, अब बातें पीछे सारी क्लियर हो गई हैं लैंग्वेज वाली। अब ऐसे की बात करते हैं। ठीक है, देखें यहां पर अगर देखा जाए ऐसे, ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है, ग्रामर। पहले ग्रामर के बारे में बात करते हैं और देन फिर जो है मैं यहां पर स्ट्रक्चर की तरफ आता हूं। मैं सारी चीजें यहां पर क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, एक एक चीज, जितने भी आपके माइंड के अंदर जो सवालात हैं ना, जो क्वेश्चंस यहां पर उभर रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जस्ट आपने जो है ना तहम्मुल के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। अब बात करते हैं ग्रामर की, जो हमें यहां पर ग्रामर पढ़ाई जाती है रैन मार्टन वाली 1950s वाली।
और जो ग्रामर यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं माइकल स्वान का 4th एडिशन, माइकल स्वान का 4th एडिशन, उसके बाद रेमंड मर्फी का 5th एडिशन, बेसिक टू एडवांस ग्रामर यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको बताता हूं, आप बताएंगे मुझे कि जो मैं यहां पर चीजें आपसे पूछने वाला हूं कि आपने वो पहले सुनी है या नहीं सुनी है ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करते हैं, देन हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रामर का पोर्शन अंडरस्टैंड करें कि इससे बेसिक टू एडवांस कैसे जो हम चीजों को सीख सकते हैं या कैसे जो है हम यहां पर अपने सेशन के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास क्या रहेगी, ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर के अंदर चीजें क्या आती हैं, ग्रामर के अंदर अगर देखा जाए ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कह लें कि यहां पर हमारे लिए वो ये है कि देखें यहां पर कहा जाता है कि टेंसेस पढ़ लें। देखें टेंसेस पढ़ने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट आपको आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजों के बारे में पता होगा, देन ही जो है आप यहां पर जो है वो एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू टेंसेस। ठीक है, अब यहां पर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना। देखिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, ये तो सबको ही पता है। अब मैं एडवांस की तरफ भी आऊंगा, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली जो आप पढ़ते हैं और जो हम इधर पढ़ा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर चेक करें, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, हमारा नाउन आएगा। सर ये नाउन तो हम भी पढ़ रहे हैं, रुक जाए मैं सारी चीजें बताता हूं। उसके बाद सेकंड पे क्या आएगा हमारे पास, प्रोनाउन आएगा। ठीक है, थर्ड पर यहां पर बात कर लेते हैं वर्ब की, उसके बाद एडवर्ब आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद यहां पर प्रेपोजिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, लास्ट में हमारे पास कंजक्शन, और साथ में अगर यहां पर अगर आपको पट्टी नीचे नजर आ रही है तो हमारा लास्ट में रहेगा पंक्चुएशन। ठीक है, अब मुझे यहां पर नाउन के अंदर एक चीज बता दें, आपको पता है कंक्रीट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये आपको पता है। आप मुझे ये बताएं नॉर्मलाइजेशन ऑफ नाउन क्या चीज है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ नाउन ये क्या चीज है, जरा मुझे आप ये तो बताएं। ठीक है, बाद में चैट जीपीटी करिए, पहले सुन लीजिए। अब बात करते हैं यहां पर वर्ब की। अब वर्ब जो है मैं ऑलरेडी 20+ जो मेरा ग्रामर की सीरीज है मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर मुझे दो वर्ब के बारे में तो बताइए यार, एक लाइट वर्ब, दूसरा आपका फैक्टेटिव वर्ब। दूसरा क्या है आपका, फैक्टेटिव वर्ब। मैं वर्ब की बात कर रहा हूं यहां पर, चले इसको साइड पर रखें, एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब की सारी टाइप्स को साइड पर रखें, एक चीज बता दें मुझे यहां पर, फोकसिंग एडवर्ब क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर फोकसिंग एडवर्ब की, चले इसको भी साइड पर रखें। एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव की सारी टाइप्स अलग पर रखें, एक चीज मुझे बताएं यहां पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। यहां पर एक और चीज आप मुझे बता सकते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन विद वर्ब। ठीक है, बाकी सारे ही हैं, प्लेस टाइम सारे ही हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर जो थोड़ा एडवांस में लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आएंगे। ठीक है, सारी चीजें हैं। बात करते हैं यहां पर कंजक्शन की। अब आपको पता है कि थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके कंजक्शंस जो आप कनेक्टर लगाते हैं उनका सही से यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आप कंजक्शन आप यूज नहीं कर पाते तो आप थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के अंदर नहीं लिख सकेंगे। मैं यहां पर बताता हूं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी भी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। जस्ट आप पहले ग्रामर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा एडवांस में आएंगे ताकि मैं यहां पर चीजों को क्लियर कर पाऊं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ आएंगे। क्या एडवांस है जी, यहां पर क्या बताने वाला हूं मैं बेसिकली, देखें सबसे पहले आप मुझे यह बताएं ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। मैं बात कर रहा हूं डिटर्मिनर्स की, ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। चलें इसको छोड़ें, आगे आए, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं सर।
क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, चले आगे आते हैं। यहां पर मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स के बाद ये फ्रैगमेंट क्या चीज है, ये भूल जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच साइड पर रखें, आप भूल जाएं, यहां पर आए। उसके बाद है फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट के बाद आपको फ्रेजेस के बारे में तो सबको पता ही है, जो हम यहां पर आउटलाइन के अंदर बात करते हैं कि आपकी आउटलाइन फ्रेजेस में होनी चाहिए या सेंटेंसेस में होनी चाहिए। मैं सारी चीजें बताऊंगा यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर, ए टू जी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए क्लॉजेस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर क्लॉजेस लास्ट में आ जाएगा। यहां तक रुक जाएं, अभी आगे भी चलते हैं, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, मॉडिफायर्स, फ्रैगमेंट, फ्रेजेस, क्लॉजेस। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस में आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, एडवांस में क्या है, यहां पर हमारे पास देखा जाए तो सबसे पहले सिंटैक्स बात कर रहा हूं यहां पर मैं, सिंटैक्स की। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ड्स को आपस में जोड़कर, उसको क्या बोला जाता है, सिंटैक्स। ये बेसिकली एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप कह सकते हैं यहां पर, और इसके अंदर क्या होता है, एसवीओ। एसवीओ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब रुक जाएं, अब यहां पर मुझे एक चीज बताएं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का तो आपको पता ही है, लेकिन आप मुझे यह चीज बताएं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। रुक जाएं, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप जरा ये तो बताएं मुझे। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, यह है हमारा सिंटैक्स के अंदर। अब और आगे आए, सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो बात की जाती है हमारे राइटिंग स्किल के अंदर, कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है ना। अब यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, फिर आप बात कर देते हैं यहां पर कंपाउंड सेंटेंस की, फिर यहां पर हम बात कर देते हैं कॉम्प्लेक्स जो है यहां पर सेंटेंस की, फिर हम क्या करते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप चीजें यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये वही कंजक्शन है जो हमारे यहां पर जो है कह ले के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज करते हैं। तो ये तो है हमारी ग्रामर। अब रुक जाएं, और चीजें भी हैं। अब बात कर लेते हैं, सर ग्रामर का जो हमारा पोर्शन है यहां पर, उसमें आप क्या कवर करवाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं बात कर रहा हूं यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, थोड़ा ऊपर है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां 120 जो है रूल आप देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं यहां पर 200 रूल्स की बात करता हूं। कितने, 200 रूल्स। 200 रूल्स की यहां पर मैं बात कर सकता हूं यहां पर, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च है। ये वो चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक और चीज भी यहां पर भूल गए, नरेशन की बात करते हैं। नरेशन भी जो है हम यहां पर जो है वो आपको पूरी क्लियर करेंगे। एक्टिवाइज, पैसिवाइज, वो भी आपके यहां पर क्लियर होंगे। एक्टिवाइज और पैसिवाइज दोनों, एक्टिव और पैसिव दोनों। तो ये है हमारे ग्रामर का पोर्शन, जो हम ऐसे की जब यहां पर प्रिपरेशन करवाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी एक साथ चल रही होती है। अब इसके अंदर आपकी प्रेसी, आपकी ट्रांसलेशन, आपकी करेक्शन, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने रूल बताए हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं और इस सारी चीजों के ऊपर काम करवाया जाता है। और ये किसके लिए, सिर्फ ऐसे कि जब आप प्रेपरेशन करने बैठते हैं। और ऐसे के साथ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रामर, बेसिक टू एडवांस। और ग्रामर कहां से है, माइकल स्वान 4th एडिशन, रेमंड मर्फी 5th एडिशन, वहां से हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर को। तो यहां पर शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। अगर आप बोले कि हमारा सर कोई शॉर्टकट है तो आप बता दें, शॉर्टकट नहीं है। आप सीरियस कैंडिडेट से, और वाकई अगर आप जो है एक सही मानों में सीएसएस को क्रैक करना चाहते हो, देन आप ज्वाइन करें, लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, अब ये चीजें होगी। अब यहां पर और चीजों की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐड करता जाता हूं मैं यहां पर 1 by 1 चीजों को देखें। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब हम बात करते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें यहां पर जो हम यहां पर चेक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं डिस्कोर्स की। किसकी, यहां पर डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स बेसिकली किसको बोला जाता है, गुफ्तगू को बोला जाता है, बातचीत जो आप करते हैं उसकी, उसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर दो चीजें और भी आती हैं। क्या क्या है आपकी,
सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर कोहेरेंस, जो आपको यहां पर फीडबैक में देखने को मिलती है, उसके बाद यहां पर कोहेजन, ठीक है, उसके बाद आपका देखा जाए तो मेटोनमी, ठीक है, कोहेरेंस, कोहेजन, मेटोनमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अब बात करते हैं यहां पर एक्सप्रेशन की बात करेंगे, आइडियाज की बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे इनहेंस किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आपके आइडियाज हैं नहीं डेवलप हो रहे, कैसे करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर डेवलप नहीं हो रही, कैसे करनी है, वो भी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। अब और चीजें भी हैं, रुक जाए जरा, मैं आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर करता जाता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए 1 मिनट, यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, यहां पर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर अगर देखा जाए ना तो हमारे पास आता है वर्बियोसिटी, सॉरी वर्बियोसिटी थोड़ा ऊपर है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो वर्बियोसिटी के अंदर क्या होता है कि जब यहां पर मेरे जैसे जो बेचारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा इंग्लिश आना शुरू हो जाती है तो फिर वो ज्यादा ही कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डबल मीनिंग जो है यहां पर दे रहे होते हैं, ठीक है, मतलब 2 वर्ड्स होते हैं उनका सेम ही मीनिंग होता है ना। तो अब यहां पर वर्बियोसिटी है, वर्डिनेस आ जाएगी इसके अंदर। लैंग्वेज की टेक्निकलिटी क्या है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, लैंग्वेज टेक्निकलिटी, ठीक है, इसके अंदर वो भी हम यहां पर चेक करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर वर्बियोसिटी, लैंग्वेज की टेक्निकलिटी, उसके बाद यहां पर एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अलावा भी अगर देखा जाए तो और भी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए हमारे पास कि सर हम यहां पर आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें ऐड हैं। आप ये ना समझे कि सर ने ये नहीं बताया तो ये ऐड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर ऐसे के अंदर हम क्या यहां पर पढ़ा रहे हैं, ऐसे की बात करते हैं। यहां पर देखें, अब ये सारी चीजें ऐसे के अंदर ही है लेकिन मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले तो ऐसे में क्या आएगा यहां पर, ऐसे क्या चीज है, ठीक है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताते हैं, देन हमारा क्या रहेगा यहां पर टाइप्स ऑफ ऐसे। अब ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि सर टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं सिंपल से वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। देखें एस्पिरेंट्स, जो टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं ना वो पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जो टॉपिक आपके पास होता है वो आपने जो प्रेजेंट करना होता है वो एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को जो है वो डिलीवर करते हैं, लिखते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर के पास जब वो ऐसे जाता है तो उसको पता होता है कि ये इस स्ट्रक्चर में लिखा गया है। एक किस्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात करने की तमीज़ जो है वो यहां पर पता चलती है कि आप किस दायराकार में रहते हुए आप बात कर रहे हैं। अब बात यहां पर वो पूछ रहा है आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे की या आर्गुमेंटेटिव ऐसे की, आप यहां पर लिखने बैठ गए हैं यहां पर नैरेटिव ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। इसीलिए टाइप्स ऑफ ऐसे जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है और एग्जामिनर को यह बात क्लियर हो जाती है कि ये टॉपिक का स्ट्रक्चर ये है, आर्गुमेंटेटिव है या ये प्रॉब्लमेटिक है या एनालिटिकल है या कॉज एंड इफेक्ट वाला है या प्रोज एंड कॉन्स वाला है या प्रोसेसिव है, ठीक है, या नैरेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है। अब इससे मैं और भी बहुत सारी गिनवा सकता हूं टाइप्स। तो आप कोई भी यहां पर स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो यहां पर टॉपिक आपको खुद ही बता देगा कि मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर ढाला जाए बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपका यहां पर ऐसे आ ही जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको देखने को मिलते ही हैं यहां पर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, ठीक है, या चॉइसेस वाले आप कह सकते हैं। अब एक चीज यहां पर देखिए, ये सारी चीजें मैं यहां पर डिलीवर कर रहा हूं अपने सेशंस के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर। अब यहां पर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। देखें यहां तक तो समझ आ गई ना कि टाइप्स ऑफ ऐसे क्यों जरूरी है, कि एटलीस्ट आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए, आप किस दायराकार में रहकर बात कर रहे हैं, एग्जामिनर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या मेन एग्जाम के अंदर बैठ के पहले टाइप्स यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, नो, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद ब खुद। जो है आपके सामने जब टॉपिक आएगा तो आप खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये आर्गुमेंटेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। आपको यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे पहले क्या चीज यहां पर जरूरी है? प्रैक्टिस की जरूरत है। जो आपके अंदर फियर है ना वो निकल जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो अब यहां पर आपने ये परेशानी हो ना कि हमने आइडेंटिफाई करना है पहले टाइप्स, नहीं। अब यहां पर जो बात की जाती है ना, सीधा सीधा जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। भाई जो पूछ रहा है ना वो ये भी पूछ रहा है कि मुझे किस स्ट्रक्चर में आप लिखोगे। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो पूछ रहा है हमने वही बताना है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप स्ट्रक्चर कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो आप यहां पर लिखने जा रहे हैं, किस टाइप में लिखने जा रहे हैं। आर्गुमेंटेटिव वे में लिखने जा रहे हैं, परसुएसिव वे में लिखने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने जा रहे हैं आप ऐसे। तो इसीलिए टाइप्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ऐसे के अंदर क्या चीज आती है? आउटलाइन। अब आउटलाइन पर ही रुक जाएं। आउटलाइन के अंदर 4 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। सबसे पहले, सर क्या आउटलाइन हमारे फ्रेजेस में होने चाहिए या हमारे सेंटेंसेस में होने चाहिए? ठीक है। उसके बाद कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए हमारे आउटलाइन के अंदर? उसके बाद सर केस एंड पॉइंट कैसे बनाना है, केस ऑफ स्टडी कैसे बनाना है, या सब ऑर्डिनेट पॉइंट कैसे बनाना है। अब ये तीनों चीजें, केस एंड पॉइंट, केस ऑफ स्टडी, सब ऑर्डिनेट पॉइंट, ये एक ही चीज है। आप केस ऑफ स्टडी भी लिख सकते हैं, केस एंड पॉइंट भी आप फ्रेज लिख सकते हैं। तो ये आउटलाइन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि केस एंड पॉइंट कैसे बनाना है, और हमारी आउटलाइन किस में होनी चाहिए, या फ्रेजेस में या सेंटेंसेस में। ये सारी चीजें मैं यहां पर कवर करवाता हूं कि ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही है और हमें क्या करनी चाहिए और क्या करना चाहिए और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर आउटलाइन के अंदर आती है इंपॉर्टेंट चीज, थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। क्या है यहां पर? थीसिस स्टेटमेंट। अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि थीसिस स्टेटमेंट्स की टाइप्स कितनी है? तो यहां पर 2 हैं, एक आपके जेनेरिक आ जाएगी, दूसरा आपका यहां पर स्पेसिफिक। तीसरी अगर बात की जाए तो यहां पर प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम आउटलाइन के अंदर अगर थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते तो क्या हमारा ऐसे पास हो जाता है? तो एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि थीसिस स्टेटमेंट अगर आप आउटलाइन के अंदर नहीं लिखते और आपका ब्रेकडाउन अच्छा किया हुआ है, आपने यहां पर जो स्ट्रक्चर है आउटलाइन का वो आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक है, आपने मेन हेडर, सब हेडिंग, सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आपने थीसिस को जस्टिफाई किया हुआ है, तो हां आपका ऐसे यहां पर पास हो जाएगा विदाउट थीसिस स्टेटमेंट। अब यहां पर थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। बात करते हैं ना स्टांस की। देखिए हम 2000 या 2500 वर्ड का एक ऐसे लिख रहे हैं, क्या अब जरा लॉजिकल वे से आप सोचिएगा, क्या हम 5 से 6 लाइनों में उसको बता सकते हैं कि हम आगे ये लिखने वाले हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर? 7 लाइन है, 8 लाइन है, 9 लाइन है, या हमारी 10 लाइन है? अब होता क्या है, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी थीसिस स्टेटमेंट की आगे आउटलाइन बनाते हैं। अब यहां पर जो आउटलाइन है ना, आपकी आउटलाइन, वो ही आपका थीसिस है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जो आपकी आउटलाइन है वो ही आपका थीसिस है। तो थीसिस स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते, आपने सही ब्रेकडाउन किया हुआ है, आपने सही पैराग्राफ सारे लिखे हुए, मेंशन किए हुए, केस एंड पॉइंट, सब ऑर्डिनेट पॉइंट, सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, तो आप समझ लें कि आपका ऐसे पास हो जाएगा। लेकिन आपके इंट्रोडक्शंस, पैराग्राफ्स, ये सारी चीजें मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर करती है, जो मैं अभी पीछे पढ़ाता आ रहा हूं। ठीक है। तो अब यहां पर इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा एक और चीज है कि थीसिस स्टेटमेंट कब लिखनी चाहिए, तो ये भी मैं बताता हूं कि अगर आपके कंजक्शंस अच्छी तरह हैं, आपको कनेक्टर लगाना आते हैं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आपको पता है कि हम यहां पर अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो जरूर लिखें, आप जरूर जाएं उसके लिए। लेकिन एक और चीज मैं यहां पर थोड़ा सा भूल गया हूं कि लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स कैसे लगाए जाते हैं ये भी मैं बताता हूं। यहां पर जो चीजें यहां पर मेरे जहन में आती जाएंगी, मैं आपको सारी क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास रहने वाली चीज है, थीसिस स्टेटमेंट के बाद आता है यहां पर आपके इंट्रोडक्शन। ठीक है।
अब इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताता हूं। पैराग्राफिंग आ जाते हैं, मेन बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपका कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है, और लास्ट में मैं बताता हूं कि हम क्या क्या यहां पर जो है वो चीजें करवाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि यहां पर अब यहां पर जो है ना एक ट्रेंड चला हुआ है, यहां पर बात की जाती है कि आप ऐसा करें टॉपिक को डायरेक्ट हिट कर दें। यह कहने के यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक, या आप ये समझ लें कि स्टूडेंट्स यहां पर समझ नहीं पाते कि बेसिकली टारगेट सब्जेक्ट जो टॉपिक को कैसे किया जाता है डायरेक्टली। ये यहां पर टेक्निक्स चाहिए, जो हुक बनाया जाता है ना चाहे चेकर की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, वो हमारा रुका रहे, वो हमारे क्या करे यहां पर पूरे इंट्रोडक्शन को यहां पर पढ़े। तो यहां पर जो टारगेट किया जाता है ना जो टॉपिक को, कुछ होता है ना सेम टू सेम लाइन उठाकर लिखना शुरू कर देते हैं और टॉपिक को यहां पर, अब यहां पर दो चीजें, एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये भी एक स्ट्रक्चर है यहां पर इंट्रोडक्शन का। देखें आप ये चीजें पढ़ेंगे ना, सेशन लेंगे, एवेल्युएशन करवाएंगे, देन ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर हुक बात की जाती है, एनेक्डोट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एनेक्डोट की यहां पर कितनी टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशनल आपका एनेक्डोट हो सकता है, पर्सनालिटी के रिलेटेड एनेक्डोट हो सकता है, हिस्टोरिकल एनेक्डोट आपका हो सकता है, स्टोरी बेस्ड भी आप कह सकते हैं कि यहां पर आपका एनेक्डोट हो सकता है। तो यह है आपका एनेक्डोट, यहां पर डिफरेंट टाइप्स, जहां पर अपना हुक बनाते हैं ऐसे का। तो जो डायरेक्ट टॉपिक है ना वहां पर टेक्निक की जरूरत है, वहां पर जो डायरेक्ट टॉपिक की बात की जा रही है। अब यहां पर होता है क्या कि आपने एक कीवर्ड उठाना है और उसके 2 या 3 सेंटेंस लिखें, देन आपने एक ट्रांजिशनल लाइन लिखनी है और अपने मेन जो आपका थीसिस है उसकी तरफ आपने आ जाना है। अब ये टेक्निक है, जब आप पढ़ेंगे ना ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे की जाती है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे मेन थीसिस के पॉइंट्स है वो हम बताते हैं कि भाई हमने आगे ये पैराग्राफिंग करनी है। अब एक और चीज है, क्या इंट्रोडक्शन के अंदर हमें यहां पर सजेशंस या रिकमेंडेशन जो हम देते हैं आउटलाइन के अंदर, क्या वो हमें यहां पर लिखनी चाहिए या नहीं? आप बताएं जरा लॉजिकल वे में। आप उसको बताने जा रहे हैं कि भाई इंट्रोडक्शन के अंदर वो चीजें हैं जिसकी मैं आगे पैराग्राफिंग करने वाला हूं। तो अब यहां पर अगर आप रिकमेंडेशन या सजेशंस ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है उसको ये चीज नहीं पता कि यहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर आपने नहीं बताया कि रिकमेंडेशंस या सजेशंस लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। तो यहां पर लिखनी चाहिए, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट आपके रिकमेंडेशन सजेशंस के लाजमी दें, क्योंकि आपने उसकी आगे जाके पैराग्राफिंग करनी है, फिर आ जाएगी आपकी लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर ट्रांजिशनल ब्रिज पैराग्राफ बनता है, जहां पर आप मेन थीसिस के पॉइंट थोड़े से बता देते हैं कि मैंने ये पैराग्राफिंग आगे करनी है। तो अब बात करते हैं यहां पर पैराग्राफिंग की। तो पैराग्राफिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको कैसे लिखा जाए। देखें पैराग्राफिंग की बहुत सारी टाइप्स हो सकती है, कॉज वाला हो सकता है पैराग्राफ, इंपैक्ट वाला हो सकता है, इशू बेस्ड हो सकता है, सजेशन वाला हो सकता है आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो अब यहां पर पैराग्राफ को लिखना कैसे, देखें स्ट्रक्चर आपके मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा, एक ही चीज है। मैं कहता हूं आपके 4 सेंटेंसेस के अंदर भी आपका पैराग्राफ लिखा जाता है। अगर यहां पर मैं पैराग्राफ लिखूं 4 सेंटेंसेस का, मेरे यहां पर आप ये भी तो चेक करें कि मेरा सेंटेंस कितना लंबा हो सकता है, ये भी तो चीज है ना। अब 4 सेंटेंस में अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले आपकी क्या चीज आने वाली है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है आपका टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस, रेफरेंस एग्जांपल और बाद में आपका कंक्लूडिंग लाइंस, जो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ आपने लिंकेज करनी है, लिंक करना है उसको बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो इसका लॉजिकल ऑर्डर, पैराग्राफ का लॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कौन से पॉइंट्स हमें फर्स्ट पर रखने चाहिए, कौन से पॉइंट्स हमें सेकंड पर रखने चाहिए, कौन से हमें थर्ड पर रखने चाहिए, फोर्थ पर रखने चाहिए, ठीक है। थीसिस के स्टेटमेंट कितने यहां पर होने चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपके जो है ना आउटलाइन के अंदर चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर बड़ी टेक्निक चाहिए। यहां पर बात की जाती है ना लास्ट के आपके 12 मिनट या 15 मिनट आप ऐसा करें या 10 मिनट आप एक कंक्लूजन अच्छा लिखें। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है यहां पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हैं कि जो हमने पीछे लिखा है उसी की समरी लिख देनी है। यहां पर देखें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें यहां पर डिस्कस जब करते हैं तो मोस्टली जो वे रहता है ना, मोस्टली जो देखा जाए तो हम यहां पर जो पॉलिसी मेजर्स होते हैं या रिकमेंडेशंस हैं,
ठीक है, या थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें यहां पर फिर हम ऐड करते हैं कंक्लूजन के अंदर। अब यहां पर ये टेक्निक है, जब आप लिख कर लाएंगे देन आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली इस तरह इसको लिखना है। जो आपने पीछे चीजें लिखी हैं उसको आपने रिपीट भी नहीं करना और चीजें भी आपने अपनी क्लियर कर देनी है। अब एक और चीज मैं यहां पर भूल गया था, वो भी मैं ऐड कर दूं यहां पर। एक तो आपने वो चीजें हैं जो लिखनी है, ठीक है, और दूसरा आपने वो चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, डोंट, है ना, जो चीजें आपने नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर डोंट वाली मैं बात कर रहा हूं कि आपने जो चीजें ऐसे के अंदर नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल डिजायरेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जितने मॉडल वर्ब्स है ये आपने यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कैन है, मे है, कि ऐसा हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है नहीं ना, होना चाहिए, मस्ट, जरूरी है, यह चीज वो मांगता है एग्जामिनर। अब कंक्लूजन की बात आ गई। अब हम लास्ट बात करते हैं कि हम किस तरह इसको कवर करवाते हैं। देखें ये तो बेसिक चीजें है ना, आपको ये सारी पता है, पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं यहां पर चीज बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए जो हम यहां पर चीज डिस्कस करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हमारा क्या रहेगा यहां पर, रीडिंग रिसर्च पीरियड, ठीक है, क्या रहेगा, सबसे पहले रीडिंग रिसर्च करनी है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पूरा जो है यहां पर आपने जो है उसको मटेरियल को इकट्ठा करना है, कंपाइल करना है। आपको टॉपिक्स मैं यहां पर पूरे प्रोवाइड कर दूंगा, यहां पर लिटरेरी टॉपिक्स भी आपके होंगे, फिलोसफिकल, ठीक है, और उसके बाद जितने भी टॉपिक्स मेन थीम्स है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है, एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जितने भी थीम्स है, ठीक है, ये सारे आपने क्या करना है यहां पर, रीडिंग रिसर्च, और आपने क्या करना है, ये आपका पीरियड रहेगा, तो यहां पर आपने मटेरियल कलेक्ट करना है, पूरा नोट्स बनाने हैं। उसके बाद यहां पर क्या होगा, राइटिंग पीरियड, फिर आपने लिखना स्टार्ट करना है। मैंने आपको टॉपिक देना है, अगर एक थीम के ऊपर मैं आपको कितने टॉपिक दूं, 4 to 5 अगर मैं टॉपिक दूं तो आपने वो लिखकर चेक करवाना है मुझे, और साथ साथ मेरा जो है एवेल्युएशन पीरियड वो मेरा साथ साथ चलेगा। अब ये सारी चीजें जो है एक साथ जो है यहां पर चलेंगी, और ये है आपका ऐसे जिसके अंदर आपकी बेसिक ग्रामर टू बेसिक टू एडवांस हम डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या क्या चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं, सारी चीजें यहां पर चेक की जाती हैं, ठीक है। और इस ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर आप एक बार ज्वाइन तो करें, काउंटर आर्गूमेंट्स या आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट्स क्या होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन से ऐसे में दिया जाता है, सारी चीजें हैं। हीगल वाली थ्योरी जो यहां पर थीसिस, एंटीथीसिस और उसके बाद सिंथेसिस, क्या उसको अप्लाई किया जा सकता है ऐसे के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं उसको, क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए भी टेक्निक है, उसके लिए भी टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी यहां पर अभी जो है ना यहां पर ये चीजें आपको दे, इससे और ज्यादा चीजें हैं जो हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं कि पैराग्राफिक की वर्डिंग कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल ऐसे की वर्डिंग कितनी होनी चाहिए, आपके टोटल पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन की यहां पर लेंथ कितनी होनी चाहिए, कंक्लूजन की यहां पर लेंथ कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें हैं। अगर मैं यहां पर कुछ चीजें भूल नहीं रहा, जो मेरे यहां पर आ रही हैं, जो मैं करवा रहा हूं, वो सारी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करता जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल में इससे और अगर कोई छोटी छोटी चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये है आपकी ओरिएंटेशन क्लास। अगर आप किसी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जितने भी बिगिनर्स हैं, तो ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको सारी चीज़ें वो पढ़ाने का पाबंद है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो भाई ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स जो काम करने वाले हैं, मुझे चाहिए यहां पर डेली बेसिस के ऊपर काम, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस चैलेंज का जो है कह के, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो देन जो है आप मुझे ज्वाइन करें यहां पर, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।